हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि सीड के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन पार्ट से कैसे एक छोटा सा सीड जो एक विशाल का ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आज हम उसके बारे में प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड। तो सीड बेसिकली होता क्या है। देखिए, जो सीड है इसकी जो प्रोडक्शन है वो होती है ओव्यूल से। ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। एंड जो सीड हैं इस टाइप से वो कन्वर्जन होती है ओव्यूल की। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली सीड हुए क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल हैं हम उन्हीं को नाम देते हैं सीड का। ठीक है, और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं सीड के। वो हम उसमें डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर सीड को। फर्स्ट बेसिकली हम डिवाइड करते हैं सीड कोट के अंदर। सेकंड उसका पार्ट है एम्ब्रियो। ठीक है, और थर्ड है स्टोर्ड फूड। ठीक है, कुछ एक जो सीड है उसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करें सीड कोट की। जी हाँ, सीड कोट, कोट मीन्स कवरिंग। तो सीड के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम नाम देते हैं सीड कोट। ठीक है, तो हमने अभी बात की कि जो सीड होते हैं वो पैदा होते हैं जो ओव्यूल से। इसी टाइप में जो ओव्यूल्स की कवरिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, वो कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट होते हैं सीड कोट के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली में जो सीड कोट हैं वो हैं क्या, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स। ठीक है, एंड इस सीड कोट को हम फर्दर टू लेयर्स में डिवाइड करते हैं। आउटर टेस्टा लेयर होती है एंड इनर टैगमन लेयर होती है। जो टेस्टा लेयर होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, रिजिड होती है। ठीक है, एंड उसके अंदर जो सेकंड लेयर टैगमन प्रेजेंट है वो थिन होती है और मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है, तो इस टाइप में हमने सीड कोट को डिवाइड किया फर्दर टू लेयर्स के अंदर। और हम देखें अगर सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, जिस पोर को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये बेसिकली जो माइक्रोपाइल होता है ये माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल ही होता है। जो हम ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पढ़ते हैं, फ्री एंड होता है। ठीक है, वहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते, तो वो आगे चल के आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें देता है जो सीड का माइक्रोपाइल है वो बनाया जाता है। मीन सीड के बीच में क्या होता है, एक पोर होता है जो एक्सचेंज करता है गैसेस का, वाटर की इनटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाइलम। तो हाइलम क्या है बेसिकली, हाइलम सीड के ऊपर एक छोटा सा मार्क होता है, स्कार होता है। ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट करता है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द स्टॉक, कि स्टॉक के साथ जो ओव्यूल थी इस जगह से उसकी अटैचमेंट थी ओव्यूल की स्टॉक के साथ। ठीक है, तो उस मार्क को हम नाम देते हैं हाइलम। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है सीड कोट के बारे में। जो सीड की आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं सीड कोट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जो सीड का, वो है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो पार्ट है सीड का, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलोंग सबसे पहले पार्ट देखते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल प्रेजेंट होता है एक वन एंड पे प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होता है दूसरा पार्ट जिसे हम नाम देते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, तो इस टाइप से माइक्रो पाइलर एंड पे प्रेजेंट है एक
पार्ट जिसे हमने नाम दिया रेडिकल, और उसके अपोजिट में जो सेकंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट बिलो द रेडिकल एक अनदर पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। रेडिकल से पहले थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट है हाइपोकोटाइल। एंड इसी टाइप में बिलो द प्लूम्यूल एक रीजन प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। ठीक है। तो एपिकोटाइल से पहले का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं, सॉरी, प्लूम्यूल से जो पहले का पार्ट है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। एंड जो रेडिकल है उससे पहले का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। इसके अलावा हमें जो एम्ब्रियो है उसके बीच में दिखते हैं या दो से 1 या 2 सीड लीव्स दिखाई देते हैं, जिन सीड लीव्स को हम बोलते हैं कोटिलीडन्स। ठीक है। और ये जो कोटिलीडन्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ। ठीक है। और इन कोटिलीडन्स के बेस पे जो हमारे पास सीड होते हैं वो हम उन्हें दो टाइप में डिवाइड भी करते हैं, मोनोकोटिलीडन सीड और डाइकोटिलीडनस सीड। जिस सीड के अंदर जो सिंगल कोटिलीडन्स होता है उसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडनस सीड, एंड जिसके अंदर दो कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं उसे हम नाम देते हैं डाइकोटिलीडनस सीड। तो इस टाइप में ये रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलीडन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है। और थर्ड पार्ट प्रेजेंट है हमारे पास स्टोर्ड फूड। ठीक है। जो एम्ब्रियो है उसकी डिवाइडेशन के लिए, उसको लिविंग रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सीड के अंदर कुछ एक अमाउंट में फूड स्टोर किया जाता है। और जो फूड है वो टू टाइप के अंदर, जो सीड है उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट है कि इनसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ही जो फूड है वो स्टोर किया जाए, तो उसकी जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी इन द फॉर्म ऑफ कोटिलीडन्स की फॉर्म। ठीक है। तो कोटिलीडन्स की फॉर्म के अंदर जो फूड है वो स्टोर किया जा सकता है विद इन द एम्ब्रियो। सेकेंड है आउटसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर फूड स्टोर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू रहता है जिसका नाम हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है। तो जब ट्रिपल फ्यूज़न, उसमें ट्रिपल फ्यूज़न से फॉर्म होता है एंडोस्पर्म। ठीक है। तो वो वाला जो एंडोस्पर्म है वो अगर प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं सीड को एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है। और अगर ये एंडोस्पर्म एब्सेंट हो, मींस कंप्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, सीड ने उसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम उसको अच्छे से यूज़ कर लिया है, तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है। तो इस टाइप में हमारे पास स्टोर्ड फूड के बेस पे दो टाइप के सीड हो गए, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया सीड की स्ट्रक्चर के अंदर उसके तीन पार्ट। फर्स्ट सीड कोट, सेकंड हमने देखा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, और थर्डली हमने बात की जो स्टोर्ड फूड है वो किसकी अमाउंट, किस फॉर्म में वो फूड स्टोर करते हैं, वो हमने स्टडी किया। ठीक है। तो ये था हमारे पास सीड स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है। तो जो सीड हैं एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के हो सकते हैं। तो हम डाइकोट के अंदर अगर अब बात करें तो सीड टू टाइप के हम डिवाइड करते हैं, एंडोस्पर्मिक जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, एक स्टोर्ड फूड है। एंड सेकंड नॉन एंडोस्पर्मिक जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली पहले से ही यूज्ड अप हो चुका होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स में हम देखें तो जो सीड कोट है दैट इज द टेस्टा, उसके बिलो, उसके इनसाइड एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है एंडोस्पर्म की, तो जिसे हम नाम देते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है। तो ऐसे सीड जिनके अंदर ये एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट हो, एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, हम उसे नाम देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है। और सेकंड सीड्स, ऐसे सीड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोर्ड फूड एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो जो कि होता है कोटिलीडन्स, तो उसे हम नाम देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मीन्स उनके अंदर एंडोस्पर्म का जो पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एंडोस्पर्म है उसके बेस पे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम डिवाइड करते हैं। क्लियर।
तो थर्ड है हमारे पास मोनोकोटिलिडनस सीड। तो जो मोनोकोट के सीड्स होते हैं, इनके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। फर्स्टली तो ये क्या होते हैं, हम बात करें एंडोस्पर्म के बेस पे, तो इसके पास जो मोनोकोटिलिडनस सीड है, इनमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो दोनों टाइप का होता है, मींस एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो स्टोर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंडली इनमें जो एंडोस्पर्म है ये एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो को कवर करती है। ठीक है, जिस लेयर को हम नाम देते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो इसमें जो एंडोस्पर्म है वो दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फॉर्म में भी, और सेकंड एम्ब्रियो को भी उसने कवर कर रखा होता है एक छोटी सी थिन लाइन के थ्रू, जिसे हम एल्यूरोन बोलते हैं। तो इस टाइप से जो मोनोकोट के सीड होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एंडोस्पर्म इनमें प्रेजेंट होता है। सेकंड बात हम करते हैं इनके एम्ब्रियो के बारे में। तो जो मोनोकोट सीड हैं, इनके अंदर जो एम्ब्रियो है, बेसिकली जो एम्ब्रियो है एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अगर हम उनको देखें, तो बिल्कुल बिलो द कॉर्नर प्रेजेंट होता है रेडिकल। ठीक है, और जिससे रेडिकल की हम बात करें, और उसके बाद उस रेडिकल को कवर कर रखा होता है एक छोटे से थिन स्ट्रक्चर ने, जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। एंड उसके बाद रूट कैप को एक स्ट्रक्चर ने कवर कर रखा होता है जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। इस टाइप से जो रेडिकल है इन केस ऑफ मोनोकोट सीड्स, तो उसकी जो कवरिंग है वो एक, पहले तो रूट कैप आएगी और उसके बाद एक कवरिंग है कोलियोराइजा। ठीक है, और इसके अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। ठीक है, और प्लूम्यूल को एक कवरिंग कर रखी होती है जिसे हम नाम देते हैं कोलियोटाइल। तो इस टाइप से प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोटाइल एंड रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा। ठीक है, एंड इनके अंदर हम देखें अगर, तो जो कोटिलीडन्स होता है, जो कोटिलीडन्स होते हैं वो एक सिंगल कोटिलीडन्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें मोनोकोटिलीडन्स सीड भी बोलते हैं। और इनके कोटिलीडन्स को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, दैट इज़ द स्क्ल्यूटेलम। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास एक मोनोकोटिलीडनस सीड, जिसके अंदर हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े। ठीक है, तो जो रेडिकल का पोर्शन होता है ये फ्यूचर रूट्स बनाता है, और जो प्लूम्यूल का पोर्शन होता है ये फ्यूचर शूट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सीड्स के स्ट्रक्चर, क्या क्या सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और मोनोकोटिलिडनस सीड। नेक्स्ट है हमारे पास सीड जर्मिनेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा सीड जर्मिनेशन, किस टाइप से सीड के अंदर जर्मिनेशन होती है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे फैक्टर फॉर जर्मिनेशन। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट है अगर हम उनको देखें, तो फर्स्ट इज़ द वाटर। ठीक है, तो जो सीड हैं उनकी अगर हम देखें उनको, तो जब वो नेचुरली पड़े होते हैं तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो स्लो डाउन होती हैं। ठीक है, उनमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनको जब जर्मिनेशन करनी है तो सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, जिसकी हेल्प से उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होंगे, जो एंजाइम्स वगैरह हैं, हार्मोन्स वगैरह हैं, वो एक्टिव होंगे। ठीक है, इसलिए हमें जो वाटर है उसकी नेसेसरी रहती है। तो हम बात करें वाटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले तो जो आउटर हार्ड सीड कोट होगी किसी भी सीड की, उसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक कैसे करता है, बिकॉज जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा सीड, तो उसके अंदर जो कोटिलीडन्स और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं वो भी वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और वो एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे तो आउटर जो सीड कोट होगी वो ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, और सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसके साथ ही ये क्या करता है, जो वाटर है वो गैसेस को भी इनटेक करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है। ठीक है, और डिफ्यूज़न होती है इसके अंदर गैसेस की, और जो सीड्स होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होती है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जो इनसॉल्युबल फूड है उसको सॉल्युबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से जो एम्ब्रियो है वो फूड का यूज़ करेगा। ठीक है, और एंजाइम्स को, हार्मोन्स को भी ये एक्टिवेट करेंगे, जिससे डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं
सीड के अंदर वो स्टार्ट होंगी और सीड क्या करेगा, जर्मिनेशन शो करेगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी भी सीड को जो वाटर है वो ना दें तो उसकी जर्मिनेशन नहीं हो सकती। इसको हम एक बड़े ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। तो अगर हम एक बीकर के अंदर वेट कॉटन लेते हैं और उसके ऊपर जो सीड है वो रखते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे सीड हैं कुछ टाइम बाद जर्मिनेशन शो करेंगे। लेकिन सेकंड, अगर हम एक ड्राई कॉटन के ऊपर सीड रखेंगे, ठीक है, तो उस कॉटन में पानी नहीं होगा तो जो हमारे सीड्स हैं वो जर्मिनेशन भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा कि जो वाटर है वो जर्मिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड हम बात करें गैसेस में तो ऑक्सीजन की। ठीक है, तो गैसेस भी जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। जो सीड है उसका एम्ब्रियो जब रेस्पिरेशन शो करेगा तभी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करेंगे, तो उसकी रिमूवल भी होनी चाहिए और जो ऑक्सीजन है उसकी इनटेक रहनी चाहिए, तभी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, तो इसे हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर हमारे पास एक बीकर के अंदर जो वाटर है और उसमें हमने सीड रखे हैं, ठीक है, और सीड पानी के ऊपर हमने क्या किया है कि एक ऑयल की लेयर बना दी है। ठीक है, ऑयल लगा दिया है, तो जिससे क्या होगा कि जो सीड्स हैं उनको एयर नहीं मिल पाएगी, एयर की सर्कुलेशन नहीं होगी, तो सीड जर्मिनेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड, अगर हम एक ओपन बीकर के अंदर जो सीड्स हैं वो रखते हैं, ठीक है, हमारे पास उसे हम मॉइस्चर देते हैं, पानी देते हैं, तो क्या होगा कि सीड के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, उसे पानी भी मिलेगा, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी जिसकी वजह से वो जर्मिनेशन शो करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो गैसेस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं जर्मिनेशन के अंदर। थर्ड है हमारे पास रोल ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम रोल देखें, इसकी बात करें, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो भी वो जर्मिनेशन के प्रोसेस को ख़राब कर देगा, और अगर टेम्परेचर काफ़ी बिलो चला जाता है तो वो भी क्या करेगा, जर्मिनेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन के अगर अंदर अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा माइनस में होगा, तो क्या होगा कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ अफेक्शन हो जाएगी, वो सही से अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सीड है वो जर्मिनेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है। और जब हम हमारे सीड्स हैं उनको एक आइस क्यूब बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो उसके अंदर देखिए टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में है, थोड़ा कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सीड है वो जर्मिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम सीड को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो सीड हमारे क्या करेंगे, जर्मिनेशन शो करेंगे। इस टाइप से ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स, पानी का हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमने ऑक्सीजन का फैक्टर देखा, और थर्ड हमने बात की टेम्परेचर के फैक्टर के बारे में। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। तो जर्मिनेशन के जो टाइप्स हैं बेसिकली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हाइपोजियल एंड एपिजियल। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो इंटरमीडिएट टाइप की होती है, ना तो वो कंप्लीट हाइपोजियल होती है और ना तो कंप्लीट एपिजियल होती है, तो इसलिए उसे पार्शियल एपिजियल, पार्शियल पार्शियली एपिजियल टाइप की जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखें हाइपोजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो अगर हम देखें जो हाइपोजियल वर्ड है, पहले इसको बात करें, तो हाइपो मीन्स होता है बिलो, ठीक है, और जीएल का मतलब होता है ग्राउंड। तो इस जर्मिनेशन के टाइप में क्या रहेगा कि बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड क्या, जो कोटिलिडन्स हैं सीड के वो हमेशा बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मीन्स वो आउटर सरफेस पे
नहीं आएंगे, हमेशा क्या रहेंगे, बिलो द ग्राउंड रहेंगे। इसलिए इस टाइप की जर्मिनेशन को क्या हम बोलते हैं, हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि हाइपो मीन्स बिलो, जियल मीन्स ग्राउंड। तो क्या है बिलो द ग्राउंड, कोटिलेडन्स। क्लियर। तो इसके अंदर हम देखें, एग्जाम्पल लेते हैं हम पी के सीड का। ठीक है, तो पी के सीड को जब हम प्रॉपर कंडीशंस देंगे, टेम्परेचर देंगे, मॉइस्चर देंगे, पानी देंगे, तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो सीड है वो पहले वाटर इम्बाइब करेगा और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पहले बंद पड़ी थी वो स्टार्ट हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे सीड कोड क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। और सीड कोड के ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा कि उसके जो रेडिकल्स हैं वो बाहर आएंगे और अपनी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, रेडिकल्स फ्यूचर रूट बनाते हैं, तो वो बिलो द ग्राउंड मींस नीचे की ओर मूव करेंगे और अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे। और रेडिकल्स का जो अपर पोर्शन होता है उसे हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो वो उसकी भी ग्रोथ होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सीड है उसकी रूट्स का पोर्शन वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रूट का पोर्शन डेवलप हो जाएगा उसके क्या होगा कि उन्हें न्यूट्रिशन यूज़ करते रहेंगे रूट के पार्ट को डेवलप करने के लिए। तो जो कोटिलीडन्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे, बिकॉज उनसे जो न्यूट्रिशन है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसके इफ़ेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा प्लूम्यूल है, ठीक है, उसका जो बिलो द प्लूम्यूल पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, जो एपिकोटाइल है वो टुवार्ड द अपर सरफेस मूव करना स्टार्ट करेगा, उसमें ग्रोथ होगी। लेकिन जो एपिकोटाइल होता है इसकी जो कर्वेचर होता है, इसके अंदर इसकी जो ग्रोथ होती है उसमें क्या रहता है, कर्वेचर रहता है, बिकॉज इसकी टिप पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बाय द कर्वेचर ये क्या करते हैं कि प्लूम्यूल उसको सेफ रखते हैं। ठीक है, और जो हमारा एपिकोटाइल है वो ग्राउंड की ओर, ऊपर की ओर मूव करता जाएगा और ग्रोथ होती जाएगी उसके अंदर। और उसके ऊपर के पोर्शन पे, टिप पे क्या प्रेजेंट है, प्लूम्यूल, जो कि क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और उसके बाद जो ग्रोथ है होने के बाद जो एपिकोटाइल्स है वो जब कंप्लीट अर्थ सरफेस पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारा प्लूम्यूल बाहर आ जाएगा और लीव्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लीव्स हैं वो फर्दर फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड की प्रेपरेशन करेंगे। एंड एपिकोटाइल है वो एक्सिस की फॉर्मेशन करेगा और उसके ऊपर प्लूम्यूल फर्दर जो लीव्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते जाएंगे। और बिलो द ग्राउंड क्या होगा, जो रेडिकल्स हैं वो रूट की फॉर्मेशन करते जाएंगे। ठीक है, और जो कोटिलीडन्स हैं वो वहीं पे पड़े रहेंगे, अंदर पड़े रहेंगे, वो अर्थ सरफेस के बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हम अगर ब्रीफ में बात करें तो जो एपिकोटाइल हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, वो भी कर्वेचर की फॉर्म में होंगे, उसके टिप पे प्रेजेंट होंगे प्लूम्यूल। ठीक है, उनको सेफ रखने के लिए वो ऊपर आते जाएंगे और जब कंप्लीट बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, जो प्लूम्यूल हैं वो फ्यूचर लीफ बनाएंगे। ठीक है, एंड इस टाइप की जर्मिनेशन के अंदर जो कॉटिलिडन्स हैं वो बिलो द ग्राउंड ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एपीजियल। तो इसमें हम बात करते हैं एपीजियल क्या होता है। तो सबसे पहले एपीजियल होता है, एपी मीन्स अबव, ठीक है, जियल मीन्स ग्राउंड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कोटिलीडन्स हैं वो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि वो ग्राउंड के अबव आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें बीन्स का, तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा सीड है, जब हम उसे प्रॉपर कंडीशन देंगे, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी और जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही उसके एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्टिव होंगे तभी। ठीक है, तो फर्स्टली ये क्या करेगा, रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा और जो रूट्स हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और रेडिकल का जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल्स के अंदर क्या होगा कि उसका कर्वेचर बन जाएगा, उसमें थोड़ा कर्व आ जाएगा और जो फर्दर है हाइपोकोटाइल उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बाकी पोर्शन है सीड का वो सीड कोट के अंदर ही रहेगा
ठीक है, और हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होती जाएगी और उसके अंदर कर्वेचर आता जाएगा, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो जो हाइपोकोटाइल है वो स्ट्रेट होता जाएगा। स्ट्रेट जैसे जैसे होगा तो वो जितना भी सीड का पोर्शन प्रेजेंट है अभी अंदर है सीड कोट के, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा। और इस टाइप में क्या होगा कि जो हमारा सीडलिंग है वो स्ट्रेट हो जाएगा एंड जो हाइपोकोटाइल है वो बाहर आ गया, एंड उसकी हेल्प से जो हमारा सीड कोट है वो ब्रेक हो जाएगा। अंदर जो कोटिलिडन्स पड़े हैं वो कहाँ पे आगे, अर्थ सरफेस पे आगे, बाहर आगे, ठीक है, अबव द ग्राउंड आगे, एंड उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्ल्यूम्यूल, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो कोटिलिडन्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे और फर्स्ट लीफ की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ग्रीन्स इन कलर होंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, फूड की प्रेपरेशन करेंगे इस टाइप से। और जो नीचे का पोर्शन होगा रेडिकल्स वो रूट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये है एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हाइपोकोटाइल है उसके अंदर कर्वेचर आ रहा है, उसी की ग्रोथ हो रही है, जिसकी हेल्प से जो सीड का कंप्लीट पोर्शन है वो अबव द ग्राउंड आ जाएगा, कोटिलिडन्स भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। थर्ड टाइप की जर्मिनेशन है हमारे पास पार्शली एपिजियल, ठीक है। पार्शियली एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन है जो ये हमें मोस्टली देखने को मिलती है जो मोनोकोट्स के सीड्स होते हैं ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो फ्रूट होता है वो स्पेशल टाइप का क्रैप्सिस फ्रूट होता है, जिसमें सीड कोट और जो पेरिकार्प होती है वो अच्छे से फ्यूज होती है, हम उसे अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबली फ्यूज होती है, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनके अंदर जो जर्मिनेशन है अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हम सीड को सॉन्ग करेंगे तो उसे प्रॉपर कंडीशंस देंगे, वाटर देंगे, टेम्परेचर, मॉइस्चर, तो उससे क्या होगा कि रेडिकल की ग्रोथ स्टार्ट होगी। और रेडिकल का जो पोर्शन है उसके अभी हमने पढ़ा था कि उसकी कवरिंग होती है पहले रूट कैप, ठीक है, उसके बाद एक और कवरिंग होती है उसके ऊपर जिसे हम नाम देते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो जैसे जैसे जो रेडिकल है उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो कोलियोराइजा की भी ग्रोथ स्टार्ट होगी, और जो रेडिकल का पोर्शन है वो क्या होगा, सीड के बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो जो कोलियोराइजा है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं कोलर, ठीक है। वो सीड सीड का जो कोट है सीड स्ट्रक्चर के साथ ही प्रेजेंट होता है मींस, और उसके अंदर से फिर ग्रोथ होती है रेडिकल की, ठीक है। तो एक जैसे कॉलर का स्ट्रक्चर बनाएगा, कॉलर से जैसे नेक बाहर होती है तो उसी टाइप में उस जो कोलियोराइज है वो कॉलर बना देगा और उससे बाहर आएगा रेडिकल का पोर्शन, ठीक है, जो कि बिलो द ग्राउंड मूव करेगा और रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। और जो रेडिकल का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारी रूट्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 नंबर में जो रूट्स हैं वो ओरिजिनेट होंगी, जिसे हम नाम देते हैं सेमिनल रूट, ठीक है। तो उनका नंबर 3 to 5 रहेगा तो हम उसे नाम देंगे सेमिनल रूट, ठीक है। और इसके ऊपर का जो पार्ट है रेडिकल के अपोजिट का जो पार्ट है जो प्ल्यूम्यूल है, उसमें क्या होगा कि जो कोलियोप्टाइल है सबसे पहले वो बाहर आएगी, ठीक है। और कोलियोप्टाइल के ऊपर जो प्रेजेंट होता है कवरिंग वो मूव करेगी और कोलियोप्टाइल क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। उसके नीचे प्रेजेंट होता है प्ल्यूम्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो कोलियोप्टाइल है वो क्या रहेगी, थोड़ी सी सीड जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर आ जाएगी। देन क्या होगा, जो कोलियोप्टाइल उससे अराइज होगी उसके इनसाइड से प्ल्यूम्यूल का पोर्शन अराइज होगा जो कि फ्यूचर शूट बना देगा, जो फर्दर बाद में लीव्स की भी फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप से जो कोलियोप्टाइल है इसमें भी थोड़ा सा बाहर जाएगा लेकिन सीड के ऊपर से जाके ही वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर से प्ल्यूम्यूल की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास है ये पार्शियल एपिजियल। तो इसे पार्शियल एपिजियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज एपिजियल में क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि एपिजियल में जो कोटिलिडन्स होते हैं वो अबव द ग्राउंड आ जाते हैं। तो इसमें जो कोलियोप्टाइल है हम इसे जो कोटिलिडन्स है स्क्ल्यूटेलम जिसे हम बोलते हैं उसका ही ये एक डिराइव्ड पोर्शन है। जो कोलियोप्टाइल होता है वो कोटिलिडन्स का ही डिराइव्ड पोर्शन होता है। तो बिकॉज इसमें भी वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, कंप्लीट पोर्शन अबव द ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है, उसका कुछ ही पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं पार्शियल एपिजियल, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा पोर्शन कोलियोप्टाइल का बाहर है
तो वो हो गया पार्शियल एपिजियल। ठीक है, तो इस टाइप से ये है हमारे पास पार्शियल एपिजियल जर्मिनेशन इन केस ऑफ सी मेज ग्रेन, और जो मोनोकोट्स के सीड होते हैं उसमें भी पार्शियल एपिजियल जर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीड स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद सीड जर्मिनेशन के बारे में। और इस टाइप से जो डिफरेंट सीड्स हैं, मोनोकॉट सीड्स और डाइकॉट सीड्स, वो अपनी जर्मिनेशन शो करते हैं और कंप्लीट प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।